हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। मैं प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, यानी मैं उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ जो 10th जो है बायोलॉजी से किए हुए हैं और उनको मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है। तो मैं हर क्वेश्चन को जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो वीडियो जो है वो आप लोग को अंत तक देखना है और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, 1/4 भाग अपने दूसरे बेटे को, 1/4 भाग अपनी बेटी को तथा शेष 20,000 रुपये अपनी पत्नी को दे दिया। तो बड़े बेटे को कितनी राशि मिली? देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हुआ क्या है कि उस संपत्ति का जो है सब बांट देता है, ठीक है। बड़े बेटे को दे देता है, फिर दूसरे बेटे को देता है, फिर बेटी को भी दे देता है, और जो शेष बचता है ना, यानी शेष जो राशि बचती है अपनी पत्नी को दे देता है। तो पूछा गया है कि उसकी बड़े बेटे को कितनी राशि मिली, है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि उसकी कुल संपत्ति के बारे में बात हुआ है, तो कुल संपत्ति आप लोग को मालूम नहीं है तो इसको x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुल संपत्ति उस भाई का x रुपया हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करता है कि वो कुल संपत्ति का, है ना, अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े बेटे को दे देता है। तो मान लेते हैं बड़े बेटे को कितना मिला जी? कुल संपत्ति यानी x का 1/3 भाग मिल गया उसको, ठीक है भाई। अब तुम साइड हट जाओ। अब बारी आती है दूसरे बेटे की, है ना। अब दूसरे बेटे को कितना मिलता है तो ये भी देख लेते हैं। तो दूसरे बेटे को भी जो मिला वो कुल संपत्ति का कितना था जी? 1/4 भाग था। देखो, क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है मैं सिंपली वैसा ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब बारी आती है बेटी की, है ना, तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो अब देखो क्या करता है कि अपनी बेटी को भी दे देता है, ठीक है। तो कितना देता है जी? तो अपनी बेटी को 1/4 भाग दे देता है, यानी अपनी बेटी को भी वो यानी कुल संपत्ति का 1/4 भाग दे देता है। तो मान लेते हैं बेटी को कितना दिया? अपनी कुल संपत्ति का 1/4 भाग दे देता है ना। तो 1/4 भाग दे दिया। तो अब चीज़ बताओ मुझे एक चीज़, उसकी कुल संपत्ति जो थी वो कितना थी? x रुपया थी। अब इसी में से इसने जो है इतना बांट दिया अपने बेटों और बेटियों में, है ना। तो कितना बांट दिया? तो ठीक है, हम इसको जोड़ लेते हैं, हमको पता चल जाएगा कि कितना बांट दिया वो। तो x/3 हो जाएगा, प्लस x/4 हो जाएगा, फिर प्लस x/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10x/12। इसको सॉल्व करोगे तो 5x/6 आ जाएगा। यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसकी जो कुल संपत्ति थी वो x रुपया थी, ठीक है, जिसमें से उसने क्या किया कि 5x/6 को जो है वो बांट दिया। तो अब बताओ उसके पास शेष जो संपत्ति बची वो कितनी बची? तो अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ शेष जो संपत्ति है उसके पास कितनी बची, सबको मालूम है। अब x में से आप -5x/6 को घटा दोगे, x में से -5x/6 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? ये x/6 आ जाएगा। तो उसकी अब जो शेष संपत्ति बची कितना बची? x/6 रुपया बची, बाकी तो वो बांट दिया ना। यानी देखो, कुल संपत्ति x रुपया थी, कुल संपत्ति उसका x रुपया था। तो अब इसमें से क्या करता है कि भाई वो इतने को बांट देता है, x/3 अपने बड़े बेटे को देता है, दूसरे बेटे को x/4 दे देता है, बेटी को x/4 दे देता है। तो अब ये तो बांट दिया ना, तो ये कितना बांटा? ये मेरा 5x/6 बांट दिया। तो अब जो शेष जो संपत्ति यानी जो बचेगा संपत्ति वो कितना है? x में से हम घटा देंगे -5x/6 को, तो शेष संपत्ति नहीं बच गया, बिल्कुल बच गया। तो अब क्या करता है कि वो शेष संपत्ति को अपनी पत्नी को दे देता है, ठीक है। तो यानी x/6 जो है वो किसके बराबर है? देखो, क्वेश्चन में बोला है कि शेष जो संपत्ति है 20,000 रुपया वो अपनी पत्नी को देता है। तो ये x/6 किसके बराबर है जी? गुड, 20,000 के, है ना। तो 20,000 के बराबर है। तो यहाँ से x का वैल्यू आप नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा। अब आपको पता हो गया कि ये 1,00,000 कितना आ गया जी? 20,000, है ना। तो अब यहाँ से अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि बड़े बेटे को कितनी राशि मिली? तो बड़े बेटे को कितनी मिली थी भाई?
x/3 मिला था, तो x का अब यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो कितना है x का वैल्यू बताओ तो, 1,20,000 है, और बट्टा में 3 कर दोगे तो आप लोग जो है 40,000, इसका आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो 40,000 जो है बड़े बेटे को मिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 10 पाई मीटर है, उसके चारों ओर बंधे तार को खोलकर एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांधा जाता है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वही हम लोग करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो बोला है कि एक वृत्ताकार खेत, तो एक वृत्ताकार खेत है यार, एक वृत्ताकार खेत है हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। और इसकी त्रिज्या है ना, इसकी त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है, कितना दे रखा है जी, 10/पाई दे रखा है। और बोलता क्या है कि इसके चारों ओर बंधे तार को खोलकर, यानी इसके चारों ओर एक तार बंधा हुआ है, उसको खोलकर क्या करता है वो, वर्गाकार के रूप में बदल देता है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्ताकार खेत है, इसकी त्रिज्या जो है 10/पाई दे रखी है, और उसके चारों ओर जो है तार को खोलकर एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांध दिया जाता है। तो एक वर्गाकार वाला भी खेत है, ठीक है, तो इसके चारों ओर जो है वो तार को बांध दिया जाता है, यानी इसमें से खोला जाता है और इसमें से बांध दिया जाता है। तो देखो अब ऐसा क्वेश्चंस में आप लोग को करना क्या है कि, यानी देखो चारों तरफ का बात किया है, वृत्त में भी चारों तरफ का बात किया है, तो वृत्त का परिधि ले लेना है, ठीक है। और इसमें भी जो है चारों तरफ जो है बात किया गया है क्वेश्चन में कि तार को खोलकर जो है वो खेत के चारों तरफ जो है लगा दिया जाता है। तो आपको मालूम है कि चारों तरफ का बात है, तो वृत्त का परिधि ले लेंगे हम लोग एक बार, और एक बार जो है वर्ग का परिधि या परिमाप कह लो, दोनों सेम ही है, तो वर्ग का भी परिधि ले लेंगे, तो ये जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, आपको मालूम होना चाहिए। किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग का परिधि, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए, स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ वर्ग का परिधि पूछा है, तो वर्ग का परिधि यानी परिमाप 4 × a होता है, ठीक है। तो अब बताओ 2 हो गया, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, लेकिन हम यहाँ पर पाई लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ r बराबर जो है ना वो मेरा 10/पाई दे रखा है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसलिए हम लोगों ने पाई को 22/7 नहीं लिखा था, ठीक है। और फिर ये बराबर हो जाएगा 4a, है ना, तो यहाँ से 20 बराबर 4a हो जाएगा, तो a का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है आपसे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल पूछा है। तो अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर होता है, तो यहाँ से मुझे वर्ग का क्षेत्रफल, जब मुझे a पता चल गया तो मैं a स्क्वायर कर दूंगा, तो मुझे नहीं पता चल जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर कर दूंगा 25, तो ये मेरा वर्ग का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला भी आप लोग को याद होना चाहिए, देन ही आप इजली से सॉल्व कर पाओगे। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग जो है फॉर्मूला को नोट कर लो, यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रमिति से, तो उसका जितना भी फॉर्मूला है आप लोग जो है रट लो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, एक दुकान में हिंदी किताबों की संख्या का 20% अंग्रेजी किताबों की संख्या का 1/8 भाग है, तथा अंग्रेजी किताबों का 25% हिंदी किताबों का 2/5 भाग है। तो हिंदी और अंग्रेजी किताबों का अनुपात क्या होगा, यही पूछा है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि हिंदी किताबों की संख्या और अंग्रेजी किताबों की संख्या, दो चीज़ का बात हुआ है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि मेरा हिंदी किताबों की संख्या मुझे नहीं मालूम है, यानी हिंदी किताबों की संख्या मुझे नहीं मालूम है और ना ही अंग्रेजी किताबों की संख्या, तो मैं यहाँ से हिंदी किताबों की संख्या को x मान लेता हूँ, ठीक है, समझ लेना संख्या, यानी हिंदी किताबों की जो संख्या है उसे मैंने x मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि इंग्लिश जो किताबों की संख्या है उसको भी कुछ डिफरेंट नंबर मान लेना है, तो इसको मैं जो है मान लेता हूँ y। आ गया समझ में। तो अब देखो अब करना क्या होगा आप लोगों को कि अब क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकान में हिंदी किताबों की संख्या का, यानी हिंदी किताबों की संख्या
यानी इस संख्या का 20% जो है 20% परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा, सबको मालूम है। तो हिंदी किताबों की संख्या का 20% जो है वो किसके बराबर है जी? अंग्रेजी किताबों की संख्या का 1/8 भाग। यानी अंग्रेजी किताबों की संख्या कितनी है? y है। और इसका यानी कि अंग्रेजी किताबों की संख्या का, यानी का मतलब गुना, 1/8 भाग है। आ गया समझ में? अब इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? यानी x/y कितना आ जाएगा जी? तो ये आ जाएगा, सबको मालूम है, 5/8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है तथा अंग्रेजी किताबों का 25%। तो अंग्रेजी किताबों की संख्या कितनी है बताओ? y है, तो y का 25% यानी 25/100 मैं लिख दूंगा। ठीक है, ये किसके बराबर है? तो ये हिंदी किताबों का 2/5 भाग के बराबर है। तो हिंदी किताब कितनी थी? हिंदी किताबों की संख्या x है, तो x का 2/5 भाग के ये बराबर है। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व करो तो 25 चौके 100। तो यहाँ से भी पता चल जाएगा आपको क्या कि x/y, यहाँ से भी कितना आएगा जी? तो आप लोग सॉल्व कर लेना। x/y जो है वो भी आपका 5/8 भाग आ जाएगा। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन में जो है x/y जो है वो 5/8 आया है। तो अब बताओ, क्वेश्चन में बोला क्या है? तो हिंदी तथा अंग्रेजी किताबों का अनुपात। तो हिंदी किताबों का अनुपात कितना है? 5 है। 5 है ना। हिंदी किताबों की संख्या हमने x माना था, तो x बराबर मेरा कितना है? यहाँ पे 5 है। और अंग्रेजी किताबों की संख्या कितना है? अंग्रेजी किताबों की संख्या हम लोगों ने x माना था, तो इसका कितना है? वैल्यू 8 आया। यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हिंदी किताबों की संख्या और अनुपात इंग्लिश किताबों की संख्या है कितना है? हिंदी का 5 है और अंग्रेजी का कितना है जी? 8 है। तो 5:8 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। एक धूर्त व्यापारी किसी सामान को 800 रुपया में खरीद कर उसका मूल्य 1200 रुपया अंकित कर देता है तथा अंकित मूल्य पर उसने 10% का छूट भी देने का प्रावधान बना रखा है। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? ठीक है, हमको यही बताना है कि उस बेईमान व्यक्ति को यानी उस बेईमान व्यापारी को कितना रुपया फ़ायदा हुआ। देखो क्या करता है कि 800 रुपया में ख़रीदता है और उसका जो मार्क प्राइस होता है यानी अंकित मूल्य होता है उसको 1200 रुपया कर देता है। फिर वो क्या करता है? अंकित मूल्य पर 10% का छूट भी दे देता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग मानते हैं उसका CP यानी क्रय मूल्य, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है? 800 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करता है ये कि उस 800 रुपया का जो सामान होता है ना वो खरीद कर उसको 1200 रुपया में अंकित मूल्य कर देता है ना। यानी वो क्या करता है, उसका मार्क जो प्राइस होता है, अंकित मूल्य होता है, वो कितना होता है? 1200 रुपया होता है। तो अब क्या करता है ये अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे देता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जब आप लोग अंकित मूल्य पर किसी वस्तु को, कोई वो वस्तु है और उसका अंकित मूल्य कितना भी रुपया हो, ठीक है, आप लोग जब उस वस्तु पर छूट दे दोगे तो वो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा यानी विक्रय मूल्य हो जाता है वो। ठीक है, तो आप लोग जो है याद रखना कि वो 1200 रुपया अंकित मूल्य था, उस पर क्या करता है 10% का छूट दे देता है यानी 90% हो जाता है। तो 90% हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। मार्क प्राइस्ड है ना, यानी अंकित मूल्य पर आप लोग छूट दोगे कितने भी परसेंट का, क्वेश्चन में बोला रहेगा कि अंकित मूल्य पर आपको छूट देना है, तो वो जो है वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। नोट कर लेना ये पॉइंट। तो अब वो छूट दे दिया, 10% का छूट देता है तो 90/100 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 2 0 से 2 0 काटोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा जी? तो 12,9,108 और 1 0 का 0 उतर जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो है वो मेरा कितना आ जाएगा? 1080 आ गया है ना। तो 1080 जो है उसका सेलिंग प्राइस आ गया यानी विक्रय मूल्य आ गया। और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना था जी? 800 रुपया। यानी वो चीज़ 800 रुपया में ख़रीदता है और बेचता कितने में है जी? 1080 में बेचता है। तो बताओ उसका प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा 800 था, तो प्रॉफिट उसको कितना होगा? लाभ कितना होगा जी? तो 280 होगा। अब पूछा क्या है आपसे?
उसका लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ, जो कि मेरा 280 दिया हुआ है, और ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना था जी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 800 रुपया था, तो 800 हो जाएगा बटा में और गुना में 100। सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो एक 8 तिया 24 हो जाएगा और 8 पच्चे जो है 40 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आता है वो कितना आ जाता है गाइस, 35%। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से था। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में घटा दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो आप सभी को मालूम है 4 अंकों की जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है वो कौन होती है, तो 1000 होती है, सबको मालूम है। ठीक है, तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, 1000 होगी, है ना। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी बताओ। तो सबको मालूम होना चाहिए जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होती है 9,99,999। ठीक है, तो बस अब इसी 9,99,999 में से 1000 को आपको घटा देना है और बताना है कि शेष क्या बचेगा। यानी शेष का मतलब क्या हो गया, यानी 9,99,999 में से आप लोग 1000 को घटा दोगे तो आपको नहीं मालूम चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा, यानी शेषफल क्या आएगा। तो बताओ, 9 का 9 9 9 9 और 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, 9 और 9। तो बताओ 9,98,999 जो है इसका आंसर नहीं आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन होती है और 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और दूरी जो दिया हुआ है गाइज वो कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर का दे रखा है ना। तो वही पूछ रहा है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखो एक कार है, वो क्या करती है कि आधी दूरी जो है, यानी आधी दूरी, टोटल दूरी ये 40 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात समझ लेना आप लोग, टोटल दूरी 40 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, फिर से पढ़ लेते हैं। एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। तो देखो आधी दूरी क्या हुई, 20 किलोमीटर हुई ना, और इस 20 किलोमीटर की दूरी को वो कितनी गति से तय करता है, वो कितनी रफ्तार से तय करता है, तो वो करता है गाइज 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मेरा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना हुआ, यानी टोटल दूरी भी 40 किलोमीटर है ना, और आधी दूरी जो है यानी 20 किलोमीटर की दूरी वो किस रफ्तार से तय करता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तथा यानी प्लस फिर शेष दूरी जो है, यानी अब मान लो 40 किलोमीटर की दूरी थी तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है वो, तो अब शेष कितनी बची, 20 किलोमीटर की दूरी बची। अब शेष को वो किस रफ्तार से तय करता है, किस गति से तय करता है, तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो बट्टा में 40 हो जाएगा। तो यहाँ से अब समय नहीं निकल जाएगा आपका, ऑफकोर्स निकल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 1 हो जाएगा, प्लस में इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो t बराबर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा आपका। इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/1/2 आवर जो है उसको लगेगा दूरी तय करने में। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उस कमरे की चारों दीवारों पर 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से रंगाई करने में कितना खर्च लगेगा, है ना। यही निकालना है हमको, खर्च का बात हुआ है, खर्च निकालना है कि चारों तरफ जो है खर्च करने में कितना रुपया लगेगा, है ना। चारों दीवारों पर खर्च करने में उसको कितना लगेगा, जबकि दिया हुआ है कि 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगता है ना। तो टोटल निकालना है, टोटल खर्च कितना आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, आपको पता है कि लंबाई जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, तो लंबाई 5 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई भी दिया है 4 मीटर दिया है। ऊंचाई यानी हाइट जो है वो कितना दे रखा है जी, तो वो 3 मीटर दे रखा है। ठीक है,
तो अब क्या करना है, चारों दीवारों का बात हुआ है, चारों दीवारों का बात हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, मैं बता देता हूँ, उसको नोट कर लेना। का जो क्षेत्रफल होता है वो गाइज होता है 2 इंटू में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच, यही होता है। आप लोग नोट कर लो। अब बनाओ तो अब तो बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, बराबर में 2, L कितना दे रखा है 5 दे रखा है, B कितना है जी, तो B 4 इंटू में 4 हो जाएगा, प्लस B कितना है 4 है, H कितना है जी, तो 3 है, H गुने 3 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करो, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 32 और 32 दूनी 64। तो 64 रुपये जो है, यानी 64 जो है रुपये नहीं, 64 जो है उसका आप लोग बोल सकते हो क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, यानी 64 वर्ग मीटर बोल लो, सबसे सही रहेगा। 64 वर्ग मीटर जो है उसका क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो देखो ये जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो मेरा कितना आ गया, 64 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, तो अब होता क्या है कि वो भैया मेरा 1 वर्ग मीटर करता है ना, 1 वर्ग मीटर करेगा तो वो बोलता है भाई मैं 80 रुपया चार्ज करूँगा, यानी 1 वर्ग मीटर मैं दीवार पर रंग लगाऊंगा तो मैं 80 रुपया लूँगा। ठीक है, और करना कितना है, दीवार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो 64 वर्ग मीटर है। तो 64 वर्ग मीटर पर कितना लेगा बताओ, यानी 1 वर्ग मीटर पर वो 80 रुपया लेता है, तो 64 वर्ग मीटर पे वो कुल कितना रुपया लेगा, तो वो गुना कर दोगे तो नहीं हो जाएगा, 64 गुने 80, तो करो कितना आ जाएगा। तो गाइज ये आ जाएगा आपका, देखो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 8 छिके 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 5120 रुपया, है ना। 5120 जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में एक फार्मूला का यूज होता है, यही फार्मूला है। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 2400 रुपये कमाते हैं, तो 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में कितना रुपया अर्जित करेंगे, कितना कमाएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको सिंपली एक फार्मूला का यूज करना है। यदि क्वेश्चन में रहे कि इतना आदमी इतना घंटा काम करता है, भाई इतना रुपया कमाता है, फिर उतना ही आदमी उतना घंटा काम करता है, उतना दिन काम करता है, तो ये कितना पैसा कमा लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, एक फार्मूला का यूज होता है, वह फार्मूला है MDH। ठीक है, इस तरह याद रखना है। M मेरा क्या है, मैन है, D मेरा क्या है, डेज है, H क्या है मेरा, आवर है, सम घंटा है ना। यहाँ से जो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। M मेरा मैन हो गया और D मेरा डे है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है MDH से। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये पूछ लिया जाता है हर एग्जामों में। और H जो है वो मेरा क्या है, आवर है ना। और W मेरा क्या है, वर्क है। तो देखो अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कितना सिंपली है। तो अब बताओ मेरा आदमी कितना दिया हुआ है, बोला गया है 12 आदमी है ना, तो मैं 12 लिख दूंगा। ठीक है, और गुना कितना घंटे काम करते हैं बताओ, दिन तो बात हुआ नहीं है तो दिन का मैं लिखूंगा नहीं, डी मेरा नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं आवर की तरफ चलता हूँ क्योंकि मुझे आवर दिया हुआ है कि वह 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं, तो 12 गुने 9 लिख दूंगा। ठीक है, अब वो काम करके कितना कमाते हैं, मान लो 2400 रुपया कमाते हैं। भाई काम करते हैं यानी वर्क है ये मेरा, तभी ना उसको 2400 रुपया मिल रहा है, यानी वर्क बराबर मेरा क्या है, 2400 रुपया है। काम करेंगे तो ही उसको 2400 रुपया मिलेगा ना, बिना काम के तो कोई देगा नहीं। तो इसको वर्क में हम लोग ले लेंगे, यानी बट्टा में 2400 कर देंगे। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके। अब देखो दूसरा वाला लाइन में, दूसरा क्वेश्चंस में, दूसरा वाला जो क्वेश्चन का सेकंड लाइन है उसमें क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 9 आदमी है ना, 9 आदमी। ठीक है भैया, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में कितना रुपये अर्जित करेंगे। तो देखो 9 आदमी है और घंटा कितना दिया हुआ है जी, 8 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो डे भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ था, यानी मेन भी दिया हुआ था। डे मेरा कितना है, 7 दिया हुआ है, और घंटा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि वो कितना कमाएगा, तो बटा में x मान लेते हैं भाई, x रुपया कमाएगा। अब नहीं बन जाएगा, अब तो इजीली सॉल्व कर ही लोगे ना। तो अब कैसे सॉल्व होगा, तो देखो किस तरह सॉल्व होगा। तो इसको इस तरह काट दो, 200 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल कर दो। अब देखो
अब तो कुछ नहीं करना है, यानी x बराबर मैं लिख दूंगा 856 और गुने 200, ठीक है। तो x बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 11 और 2 जीरो की, यानी 11,200 रुपये, है ना। तो कितना रुपया कमाएंगे जी, तो ये 11,200 रुपया, ठीक है। यानी 7 दिन में कितना रुपया अर्जित करेंगे वो सब काम करके, तो 11,200 रुपया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इस फार्मूला को याद कर लेना, नोट भी करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत वीवीआई फार्मूला है। देखो मैं हर क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, इससे आप ही लोग का फ़ायदा होगा। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो आई थिंक 20 से 30 सेकेंड सफिशिएंट था मेरे लिए, लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बाद में अगर वो एग्ज़ाम में पूछ देता है कि आप ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आप ये ना कहो कि सर ये क्वेश्चन आप नहीं बताए थे, या इस क्वेश्चन तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ या पढ़ी ही नहीं हूँ। तो मैं इसीलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से डील करता हूँ विथ फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी अधिकतम अंक का 30% अंक पाता है तथा वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी अधिकतम अंक का 45% अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से पास कर जाता है। तो अधिकतम अंक तथा पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोग को एक मेथड बता देता हूँ। अगर वो मेथड याद करोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, पास फेल से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो देखो, अब एक चीज़ बताओ मुझे कि एक परीक्षा होता है, ठीक है, सबको मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परीक्षा में एक स्टूडेंट जो है वह अधिकतम अंक का 30% अंक प्राप्त करता है, यानी उसका 30% अंक प्राप्त हुआ, उसने एग्ज़ाम में किया, ठीक है। यानी उसने परीक्षा में कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है जी, तो 30% अंक प्राप्त किया, ठीक है। अब बोल रहा है तथा वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखो 30% अंक प्राप्त करेगा कोई भी तो फेल होना ही होना है ना। तो 30% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर मैं बोलूँ बेचारे का +30 और आ जाता तो वो पास हो जाता है इस एग्ज़ाम में, है ना। आया समझ में? यानी 30% लाता है अंक, 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से वो फेल हो जाता है, यानी +30 और लाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। अब इसको बराबर कर देंगे। अब दूसरा में बोला है कि जो दूसरा स्टूडेंट है वह अधिकतम अंक का 45% प्राप्त करता है। ये 45% प्राप्त करता है ना। देखना क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह जो है अधिकतम अंक का 45% प्राप्त करता है और 15 अंक से पास कर जाता है, यानी 15 जो अंक लाता है वो अधिक लाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 अंक से पास कर जाता है, यानी 15 अंक कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो 15 अंक जो है वो कम लाता तो भी ये पास हो जाता। फिर से समझो, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी जो है अधिकतम अंक का 30% लाता है, ठीक है, और 30% लाता है, लेकिन 30 अंकों से ये फेल हो जाता है। तो 30 अंक इसका और आ जाता तो एक पास हो जाता, ठीक है। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है वो अधिकतम अंक का 45% अंक जो है लाता है, जो 15 अंक अधिक होता है, यानी जो 15 अंक से पास कर जाता है, यानी 15 अंक अधिक है, ठीक है। तो 15 अंक अधिक है तो इसको मैं माइनस करूँगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है मेरा इक्वेशन बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसको इधर लेकर आओगे तो ये -15% हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। सबको पता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मैं 1% का वैल्यू जो है मुझे 3 पता चल गया। अब देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो मैं यहाँ पर मान लूँगा कि जो मेरा परीक्षा का पूर्णांक है, यानी जो परीक्षा मेरा हो रहा है उसका टोटल जो अंक है वो मेरा 100% है, यानी 100% का वो परीक्षा हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ, मेरा 1% का वैल्यू 3 निकल गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा जो टोटल जो परीक्षा हो रहा है, टोटल मार्क्स जो है उस परीक्षा का कितना है, 300 है। 300 नहीं हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। कैसे, देखो 100 है, 100% 1% का वैल्यू मैं 3 निकाल दिया हूँ, तो मेरा कितना हो गया, टोटल मार्क्स 300 हो गया, यानी 300 अंक का ये परीक्षा हो रहा है।
अब देखो किसी एक इक्वेशन को आप ले लो, ये पहला इक्वेशन है या मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन है। अब हमको क्यों लेना है, क्योंकि हमको ये भी ना याद करना है कि परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम जो प्रतिशत चाहिए वो कितना चाहिए। अधिकतम अंक तो इतना का परीक्षा हो रहा है ना। अधिकतम अंक पास करने के लिए देखो अधिकतम अंक भी हमको निकालना था, टोटल मार्क्स भी निकालना था, और परीक्षा पास करने के लिए जो आवश्यक प्रतिशत है वो कितना चाहिए वो भी निकालना है हमको। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो 3%, परसेंट की जगह 3 रख दो तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120। तो 120 जो है उसको पास होने के लिए चाहिए, कितने में से, 300 में से। तो अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो 120 बटा 300 नहीं लिख देंगे और गुने 100। तो अब बताओ कितना आ जाएगा, 40। तो उसको कितना परसेंट चाहिए जी उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, 40% चाहिए। और टोटल मार्क्स कितने का हो रहा है वो एग्ज़ाम जो है वो कितने मार्क्स का है, तो 300 मार्क्स का है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देख लेना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप नए हो।